Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. So straight lines chapter के अंदर this is our first topic of class 11 slope of a line. इससे पहले अपन ने straight lines chapter introduce किया है but only the revision part of class 10. इसके अलावा कुछ नहीं किया. class 10 में class 10 के revision में क्या क्या था? quickly recall क्या क्या revision में कवर किया था हमने? distance formula. Second thing is सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कवर किए, जबकि क्लास 10th में हमने केवल इंटरनल ही कवर किया था, लेकिन इस साल हमने दोनों कवर किए हैं, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला एज वेल एज एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, विद प्रूफ किए हर एक चीज। क्लास 10th में तो एज ए फॉर्मूला की नजर से देखा था, लेकिन क्लास 11th में हर चीज एक कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट की नजरिए से देखा जाए तो हमने प्रूफ भी किया, इसका भी किया, इसका भी किया। एंड द लास्ट थिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका भी हमने प्रूफ देखा था। ठीक है, टिल नाउ हमने ये सारा पार्ट कवर किया है। ठीक है, अब क्लास 11th का सबसे पहला टॉपिक आ रहा है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज ए लाइन इज कंसर्न। एक लाइन का इससे इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं होता, स्लोप। एक लाइन का 2D प्लेन पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे, यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात नहीं करेंगे। तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात होती है उसका स्लोप। अब ये क्या चीज होती है ना, तो स्लोप को हिंदी में कहते हैं ढलान। स्लोप को हिंदी में क्या कहते हैं? ढलान। तो एक लाइन की ढलान देखनी है, तो ढलान किसके साथ देखनी है? एक्स एक्सिस के साथ देखनी है। किसके साथ देखनी है? एक्स। तो इन शॉर्ट बात करें अगर हम, तो ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास एक 2D प्लेन है लाइक दिस, और एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी लाइक दिस, कर दी, कर दी। तो जैसे ही मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ध्यान से सुनिएगा, तो ये एक्स एक्सिस से जहां भी टकराई, अब कोई कैसा एक्सिस से टकराया ना, तो उस वाला केस भी लेंगे, हाल फिलहाल तो मान लो टकरा रही है। तो जैसे ही एक्स एक्सिस से टकराई, तो एक्स एक्सिस के दो हिस्से हो गए, इधर वाला और इधर वाला। इधर वाला हिस्सा कहलाएगा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, इधर वाला हिस्सा कहलाएगा नेगेटिव साइड ऑफ। समझ आया? ये चीज समझ में आई क्या? ये यहां से लेके इनफाइनाइट जो हिस्सा है, दिस विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। इस लाइन के हिसाब से, वैसे तो नेगेटिव ओरिजिन के बाद शुरू होता है, वैसे तो नेगेटिव कहां से शुरू होता है? ओरिजिन के बाद, और ओरिजिन के बाद के राइट साइड पॉजिटिव साइड होता है। वैसे तो ये होता है ना एक्स एक्सिस का पार्टीशन, लेकिन इस लाइन ने उसको जहां पे काटा है, उसके सारा लेफ्ट साइड हमको क्या मानना पड़ेगा? इस लाइन के हिसाब से नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, और इस लाइन के हिसाब से पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ये होगा। समझ आया पहली चीज ये? ओके। कल को यहां से काट दें, तो यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, समझ गए? ठीक है, ओके, चलो जी। तो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव, तो एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए, जिसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना, क्या कहा मैंने? पहले तो बनाए किसके साथ? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस। कई बच्चे क्या लेते हैं, याद रखते हैं कि लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। गलत। लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल तो ये भी है, ये भी है, ये भी, चार एंगल बन रहे हैं। चेक करो, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में, तो इस रेड लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में चार एंगल बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? मुझे कौन सा लेना है? पॉजिटिव साइड। देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों पॉजिटिव साइड के साथ हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों नेगेटिव साइड के साथ हैं। ऊपर वाला एंगल मेजर किया है मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नीचे वाला एंगल मेजर किया है मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किया है? मुझे क्या चाहिए? एक तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड उसके बाद भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ एंगल चाहिए। चाहिए। इस एंगल को हम कहते हैं इंक्लिनेशन। क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन। मान लो लाइन एल है, तो इंक्लिनेशन ऑफ एल हो जाएगा। और इस थीटा का, इस एंगल का tan फंक्शन कहलाता है इसका स्लोप ऑफ लाइन एल। बताओ जी, स्लोप की पहली परिभाषा क्लियर हुई? यानी स्लोप निकालने के लिए इंक्लिनेशन निकालना पड़ेगा, थीटा चाहिए होगा। यानी कि एक लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हुए जो एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन, वो चाहिए होगा। और उस इंक्लिनेशन का tan रेशियो जब अपन निकालें, tan फंक्शन जब उस एंगल पे अप्लाई करेंगे, सो वो जो क्वांटिटी वैल्यू निकल के आएगी, दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड एज द स्लोप ऑफ ए गिवन लाइन। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 30 डिग्री था,
तो 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√3। तो इस स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 1/√3। वन मोर थिंग, लाइन के स्लोप को हम लेटर स्मॉल m से डिनोट कराते हैं, तो m की वैल्यू हो जाएगी 1/3। लाइन के स्लोप को अपन स्मॉल लेटर m से डिनोट, अभी सारी चीजें लिखनी भी है, अभी ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं चीजों को, कल ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। समझ आया क्या? तो अभी तक जो भी बात कही पहले इंप्रेशन में क्लियर है? स्लोप क्या होता है? एक तो बहुत जरूरी होता है जो भी होता है बड़ा ही खतरनाक होता है, क्योंकि आगे तक क्या 12th तक काम आएगा, स्लोप 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 स्लोप। लाइन की बात आते ही उसके स्लोप की बात की जाएगी हर कॉन्सेप्ट में। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि देखो लाइन की लंबाई तो होती नहीं है, होती है क्या? बोलो, लाइन की लंबाई तो होती नहीं है, तो बचा क्या, उसकी ढलान। तो वही बचा ना, उसकी जीवन भर की कमाई वो बची फिर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अब कुछ अलग अलग केस लेके पकड़े भाई। ये तो सर ऐसे था, मान लो लाइन ऐसे होती, क्योंकि आपको लग रहा है कि सर लाइन हमेशा ऐसे थोड़ा ना बनेगी, तो कल को लाइन ऐसे बन जाए तो दो तीन केस में पकड़ के दिखाता हूँ आपको। मान लो लाइन कल को ऐसे बन जाए, तो अब मुझे बताओ थीटा क्या होगा। यहां से कनेक्शन हुआ, मतलब इंटरसेक्शन हुआ, तो इसके पॉजिटिव साइड ये होगा पूरा। ऐसे ऐसे नहीं कहेंगे सर ये तो नेगेटिव साइड है, ये ओरिजिन के हिसाब से नेगेटिव साइड है, लेकिन इस लाइन के इंटरसेक्शन के हिसाब से इसके राइट साइड वाला पूरा पॉजिटिव साइड है, इसके लेफ्ट साइड वाला पूरा नेगेटिव साइड है। समझ आया? तो ये वाली मेरी पॉजिटिव साइड होगी, तो ये वाला एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज ये होगा थीटा, और टेन थीटा हो जाएगा मेरा स्लोप। ओके, एक दूसरा केस पकड़ो, मान लो ये लाइन ऐसे होती, इधर की साइड भी तो टकरा सकती है ऐसे, ऐसे भी तो हो सकती है, जरूर तो ना ऐसे ही जाए। तो अब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, पहले तो एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, ये देखो, वाई एक्सिस से जहां इंटरसेक्शन हो रहा है देखना ही नहीं है आपको, आपको इंटरसेक्शन किसके साथ देखना है, एक्सिस यहाँ हो रहा है, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बन रहा है, क्योंकि क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करना है। ठीक है, ये वाला एंगल बनेगा बताओ, और इस ये वाला एंगल अब ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा टाइम। समझ में आया? क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? ठीक। अब सुनो, ऐसे कैसे इसमें स्लोप क्या आएगा, ध्यान से सुनो। जब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो स्लोप क्या आएगा, तो मुझे बताओ, ये थीटा है तो इधर वाला एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा, इधर वाला एंगल थीटा है तो इधर वाला क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा बनेगा। या फिर, या फिर हम्म, देखो, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो मेरे को क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए। तो टेन थीटा को, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाला एंगल को क्या लिख सकता हूँ मैं, मान लो ये थीटा है ना, ये थीटा है, और ये वाला एंगल क्या है, मान लो अल्फा मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। बोलो, बोलो। थीटा जो होगा वो अल्फा को 180 से घटाऊं तो मिलेगा, और टेन ऑफ 180, मतलब टेन तो लिखूं मैं, एक मिनट, टेन ऑफ 180 माइनस अल्फा। ठीक है, होगा ऐसे। अब मुझे बताओ टेन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, मतलब टेन ऑफ पाई माइनस समथिंग क्या होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन अल्फा हो जाएगा, हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बन रहे हैं, एक तो एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस, एक तो एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस। आप हर हाल में एक्यूट एंगल पे टेन लगाओ, अल्फा एक्यूट एंगल है, हर हाल में आप किस पे टेन लगाओ, एक्यूट एंगल पे लगाओ। अगर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है तो माइनस में बनेगा, माइनस में आएगा स्लोप, और अगर एक्यूट एंगल बन रहा है तो यही स्लोप पॉजिटिव आएगा। समझ आया? आप इन दोनों में से जो एक्यूट एंगल है, थीटा और अल्फा में से एक्यूट एंगल क्या है, अल्फा, तो आप एक्यूट एंगल पे लगाओ हमेशा, टेन को लगा दिया आपने हमेशा। उसके बाद अब ये आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, वो कौन डिसाइड करेगा, आपका जो ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन जो था आपका थीटा, वो ऑब्ट्यूज था क्या, ऑब्ट्यूज था, तो आपका स्लोप नेगेटिव आएगा, m इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग आएगा। और अगर वो एक्यूट था तो फिर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? अभी सारी चीजें ऑथेंटिक तरीके से लिखेंगे भी सही। अब दो इंपॉर्टेंट केस और लो। अच्छा, ये लाइन ऐसे भी हो जाएगी तो भी दिक्कत नहीं है, ये ऐसे हो गई तो कल को
ऐसे हो जाए, ऐसे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्यूटी बन रहा है, ठीक है ना। ऐसे हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्ट्यूस बन जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब दो इंपॉर्टेंट केस और लो, जब पैरेलल बने एक्स एक्सिस के या फिर वाई एक्सिस के, या फिर एक्स एक्सिस के या फिर वाई एक्सिस के, अगर लाइन पैरेलल हो लाइक दिस, जैसे भी मैंने कहा था ना, टकराए ना, तो मान लो लाइन जो है मेरी एक्स एक्सिस से टकराए ही ना, ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो सर अब स्लोप कैसे निकालेंगे, क्या इसका स्लोप कुछ भी नहीं है, क्या इसका स्लोप कुछ भी नहीं है, क्या बताओ, ये तो एक्स एक्सिस से टकराएगी नहीं कभी, तो टकराएगी नहीं तो इंक्लिनेशन ही नहीं मिलेगा, इंक्लिनेशन नहीं मिलेगा तो फिर इसका स्लोप नहीं है क्या, बिल्कुल है। देखो, ऐसे केसेस में हम क्या मानेंगे कि ये वाली लाइन इस लाइन के साथ 0 डिग्री या 180 डिग्री का इंक्लिनेशन बना रही है, क्या मानेंगे, क्योंकि इसको इसको अगर अपन नीचे लेके आए, ऐसे टकराएं, तो या तो 0 डिग्री माना जाएगा लाइन के ऊपर लाइन, या तो 0 डिग्री, या फिर स्ट्रेट 180 डिग्री, और टेन जीरो कर लो, चाहे से टेन 180 कर लो, आंसर जीरो आएगा, आंसर क्या आएगा, जीरो। तो एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप जीरो होता है, यस और नो। एक ऐसी लाइन जिसका, जो कि किससे पैरेलल है, एक्स एक्सिस से पैरेलल, उसका फिक्स स्लोप याद रखना है जिंदगी भर कि उसका स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। और दूसरा केस, अगर सर ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती तो क्या होता देख लो, अगर ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती लाइक दिस, तो अब तो टकरा रहा है ना, कितने डिग्री पे, और 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइंड नहीं कहते हैं, क्लास 11 पाने के बाद इनफाइनाइट कहते हैं। सो ऐसी लाइन का स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट। तो दो ये स्पेशल केस याद रखने, व्हेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप इज जीरो, व्हेन पैरेलल टू वाई एक्सिस स्लोप इज इनफाइनाइट, व्हेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप इज जीरो। और कभी इसका इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सर इन्फिनिटी को कैसे प्लस माइनस गुणा भाग करें, तो उस केस में, पर्टिकुलर उस केस में इन्फिनिटी को जीरो का रेसिप्रोकल के रूप में लिखा जाता है। हमने सीखा था जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो, 10th में सीखा था। तो केवल कैलकुलेशन, अगर पूछा हो तो आप 1/0 नहीं कहेंगे, अगर आपसे स्लोप पूछा हो तो आप इनफाइनाइट ही कहेंगे, इन्फिनिटी कहेंगे। पर अगर पूछा ना हो, कैलकुलेट करना है, आगे कुछ क्वेश्चन आ गया उसमें हम फंस गए और उसको आगे कैलकुलेट करना है, तो उस केस में हम इन्फिनिटी को क्या लिखेंगे, जीरो के रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे, और जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0 होगा, होगा, जीरो को 0/1 लिखेंगे और उसका रेसिप्रोकल 1/0। यहाँ तक क्लियर है सारी बातें। चलो, तो इतना जो भी हमने सीखा इसको ऑथेंटिक तरीके से इनकी डेफिनेशन वाइज देखते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो क्या कहता है, स्टार्ट रीडिंग, लेट लाइन एल ऑन ए 2D प्लेन। अच्छा, इस चैप्टर में ओनली 2D प्लेन चलेगा, इसमें और अगले में 3D प्लेन, 3D जो केस बनेगा वो थर्ड चैप्टर में बनेगा, है ना। यही सारी लाइन 3D में भी होती हैं, पर वो सारी चीजें अपन थर्ड वाले, इसका जो ज्योमेट्री का थर्ड सेक्शन है उसमें देखेंगे, अभी 2D में चला रहे हैं। तो लाइन एल अगर एक 2D प्लेन में एंगल थीटा बनाती है विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए, ये यहां से ब्रेक किया तो पॉजिटिव साइड ये हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया तो ये थीटा एंगल बनाती है, देन थीटा इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल। पहली चीज, पहली डेफिनेशन यही है स्लोप की कि इंक्लिनेशन निकालो, तो मतलब पहला पार्ट ही यही है स्लोप निकालने का, कि पहले इंक्लिनेशन निकालो, थीटा निकाल लिया, इंक्लिनेशन निकाल लिया, नाउ द स्लोप विल बी व्हाट, if theta is the inclination of line L, then tan theta is called the slope of line L, very easy। अगर थीटा इंक्लिनेशन है, याद रखना ये थीटा जो है ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होना चाहिए, अगर ये है इंक्लिनेशन तो टेन थीटा होगा स्लोप ऑफ लाइन, वेरी इजी डेफिनेशन। अभी स्लोप निकालने के दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन ये पहला डेफिनेशन है, दूसरी तीसरी डेफिनेशन भी देखेंगे, ठीक है। द स्लोप ऑफ ए लाइन एल इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एम, बात हो चुकी है अपनी इस मैटर में, आगे बढ़ते हैं, ये सब लिखना है आपको ऑथेंटिक तरीके से कर जाके, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, अब कुछ रिजल्ट्स जो अभी अभी मैंने बताया, अगर एक लाइन एक्यूट एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उस केस में तो थीटा ही, जो थीटा होगा मेरा एक्यूट एंगल ही होगा, और स्लोप जो होगा एम वो पॉजिटिव आएगा, अभी अभी बताया था मैंने, एक्यूट एंगल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, एक्यूट एंगल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो ये थीटा मेरा एक्यूट है, तो एक्यूट है तो टेन थीटा जो आएगा मेरा, मुझे बताओ एक्यूट एंगल पे, यानी 90 डिग्री से कम वाले एंगल पे 10 लगाते हैं तो पॉजिटिव आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। नेगेटिव कब होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए, यानी कि थीटा क्या हो जाए, ऑब्ट्यूज हो जाए, तो अब स्लोप मेरा नेगेटिव आने वाला है, ठीक है ना। एक बार फिर से पढ़ लो, अगर लाइन जो है एक्यूट एंगल बनाती है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो थीटा उस केस में एक्यूट माना जाएगा,
और स्लोप यानी कि m कह दो या tan थीटा कह दो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। ये छोटे मोटे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के कई बार अपने को फटाफट से सॉल्व करने पड़ते हैं। थीटा एक्यूट है, स्लोप पॉजिटिव है। थीटा ऑब्ट्यूज है, स्लोप नेगेटिव है। ओके, इफ थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, रिजल्ट नंबर 2, इफ थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो 180 माइनस थीटा एक्यूट होगा, होगा। लेकिन मेरा स्लोप तो सर टेन थीटा ही रहता है ना, 180 माइनस थीटा थोड़ा रहता है। तो बेटा टेन थीटा को आप माइनस ऑफ टेन और 180 माइनस थीटा लिख सकते हो ना। इसको आप ये लिख सकते हो ना यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। सो फाइनली स्लोप क्या आया चेक करो, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज है यहाँ पे, तो 180 माइनस थीटा ये ऑब्ट्यूज है तो ये एक्यूट है। भाई यहाँ पे थीटा एक ऑब्ट्यूज एंगल है तो 180 माइनस थीटा एक्यूट एंगल है। एक एक्यूट एंगल पे भैया 10 लगाओगे तो एक पॉजिटिव आंसर आएगा, और उसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो ओवरऑल एक नेगेटिव आंसर आएगा। कुल मिला के द रिजल्ट इज, रिजल्ट क्या है पूरी बात की एक ही चीज। सो अभी क्वेश्चन आएंगे स्लोप निकालने के तो सारी चीजें निकाल के भी बताएंगे। क्वेश्चन आएगा फाइंड द स्लोप तो निकाल के भी बताएंगे, बट अभी रिजल्ट्स रीड कर रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट्स। कुल मिला के अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव है। यहां तक समझ आया? अब पैरेलल वाला ले लो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तीसरा रिजल्ट, इफ ए लाइन एल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर लाइन एल एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमको ऐसा माना जाता है कि एक्स एक्सिस के साथ या तो वो 0 डिग्री का एंगल बना रही है, या फिर वैसे तो एंगल ही नहीं बना रही देखा जाए तो, क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा। लेकिन क्लास 11 के नजरिए से देखें तो हम ऐसे मानेंगे कि इस लाइन की अगर एक इमेज नीचे इसको मतलब इंटरसेक्शन जबरदस्ती कराया जाए तो कराओगे तो भी 0 डिग्री या 180 डिग्री माना जाएगा। तो ये इस बात को भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद रखना है कि अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ उसका एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री मानना है। स्लोप तो याद रखना ही है, ये बात भी याद रखनी है। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हमको एंगल सोचना पड़ेगा, तो या तो 0 डिग्री सोच लो या फिर 180 डिग्री सोच लो। बोथ केसेस में चाहे से टेन जीरो निकालें या 180 निकालें, जीरो आंसर आएगा, यानी स्लोप विल बी जीरो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप विल बी जीरो। फोर्थ एंड द लास्ट केस, इफ द लाइन एल इज पैरेलल टू वाई, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कह रहा है की बात है। देखो ये एक्स एक्सिस, अब अगर मैं लाइन को परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस बनाऊं तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी। तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यहां से लेके यहां तक लिखी हुई बात को दूसरे तरीके से कैसे बोला सकता है, इफ लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इस बात को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। कुछ भी आ जाए, ऐसे नहीं कि सर ये केस को आपने पढ़ाया ही नहीं, अरे यही तो केसेस हैं। अभी ऊपर वाले केस को क्या कह सकते हो आप? परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस कह सकते हो। ऊपर वाला केस क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इससे थर्ड वाला केस क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है लाइक दिस तो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस नहीं है क्या? है ना। तो इस केस में 1090 स्लोप होगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और 1090 इंफिनिटी होता है, एवरीवन नोस, तो स्लोप विल बी कॉल्ड एज इंफिनिटी। यहां तक क्लियर है क्या सारी बातें? तो हम आगे बढ़े। तो स्लोप निकालने का पहला मेथड क्लियर हो गया। क्या, कैसे निकालेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बने हुए को इंक्लिनेशन का नाम दे देंगे और उस इंक्लिनेशन पे 10 फंक्शन लगाकर हम क्या कर देंगे? स्लोप निकाल देंगे। और कुछ रिजल्ट कि अगर थीटा नेगेटिव एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव है, थीटा ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव है, थीटा मतलब 0 या 180 है तो स्लोप 0 है, और थीटा 90 है तो स्लोप इनफाइनाइट है। ये चार रिजल्ट्स बने। अगला पार्ट है हमारा अगेन स्लोप निकालने का, पर अब किसी दूसरी अप्रोच से। अब आपको इंक्लिनेशन है ही नहीं गिवन, नहीं दे रहा मैं थीटा दे ही नहीं रहा, तो सर फिर क्या दोगे? कुछ तो दोगे। तो मैं उस लाइन पर लाए होने वाले कोई भी दो पॉइंट्स दे रहा हूं। और रिमेंबर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में नहीं है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स की परिभाषा उसके कोऑर्डिनेट से होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट की परिभाषा उसके दो कोऑर्डिनेट से होती है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में तो पॉइंट की परिभाषा उसके नाम से होती है, लाइक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, उसके नाम से होगी। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट ए पॉइंट बी से कोई मतलब मजा ही नहीं आएगा, हमको बताना पड़ेगा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट। तो मैं क्या कह रहा था, मैं लाइन का इंक्लिनेशन नहीं दूंगा, मैं क्या दूंगा? दो पॉइंट्स दूंगा। और दो पॉइंट्स देने का मतलब है दो पॉइंट्स के दो चारों कोऑर्डिनेट्स दूंगा, इसके भी दोनों कोऑर्डिनेट्स दूंगा, इसके भी दोनों कोऑर्डिनेट्स दूंगा। ये दो बातें अगर मैं आपको दे दूं तो उस लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है। कैसे? देखो इलस्ट्रेशन देखो,
पहले तो हेडिंग देखो, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, समझ आया? स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, दिस इज अवर मेन हेडिंग। आइए नीचे, लेट्स से दिस इज माय 2D प्लेन, ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि क्या है, क्लास 11 के जो प्रूफ्स हैं वो उनसे रिलेटेड या उनके इर्द गिर्द के क्वेश्चंस भी बन के आ जाते हैं, तो प्रूफ्स भी इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ 2D प्लेन। अब मैं आपको इंक्लिनेशन तो दे नहीं रहा। अच्छा, वन मोर थिंग, एक चीज डिस्कस करना भूल गया। कल को मान लो लाइन ऐसे हो जाए, इतनी दी मैंने, इससे ज्यादा दी नहीं, तो आप ऐसे नहीं कहोगे सर टकरा ही नहीं। अरे लाइन है, इट कैन एक्सटेंड बोथ वेज, तो आपको अगर दिख नहीं रही तो क्या हुआ, आगे जाके टकराएगी तो सही ना, तो इंक्लिनेशन तो बनेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अभी अपन इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि अपने को 2 पॉइंट्स गिवन है जिससे लाइन पास थ्रू हो रही है। ऐसे कह दूं कि लाइन पर लाया करने वाले 2 पॉइंट्स गिवन है, या ऐसे कह दूं कि लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, वो 2 पॉइंट्स गिवन है, बात एक ही है। सो लेट से मेरे को ये 2 पॉइंट्स गिवन है, ध्यान से समझिएगा इस प्रूफ को। एक तो गिवन है लेट से ए, एंड एक गिवन है बी। इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, x1 कॉमा y1, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 कॉमा, ठीक है। अब आपको वही चाहिए, सब कुछ सारा तामझाम, तो आप क्या करोगे देखो ध्यान से। अब पहले तो आगे एक्सटेंड करो, जहां पर भी ये इंटरसेक्शन हुआ, डजेंट मैटर, यहाँ पे हो गया। ये थीटा मिल जाए ना सर, मजा आ जाए। ये थीटा मिल जाए तो आपको मजा आ जाएगा। ये थीटा दिला दें आपको, ये थीटा दिला दें, कैसे? कंस्ट्रक्शन करो, ये पॉइंट ए है, यहां से एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो, ठीक है, और पूरा नीचे तक ले आओ एक बार, ठीक है। इसको भी वहां नीचे ले आओ। मुझे बताओ ये थीटा है तो ये भी थीटा है क्या? टेल मी यस और वाई। क्योंकि सर ये भी तो पैरेलल होगी, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, हमारे एक्सटेंडेड लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा ना। देखो इमेजिन करो अलग से, ये एक्स एक्सिस, ये हमारी लाइन और ये हमारी एक्सटेंडेड लाइन है, तो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, हो रहे हैं, इमेजिनेशन हो रहा है, ये दोनों एंगल ही तो है वो दोनों, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो आपको थीटा चाहिए था, आपको पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए था, फिर तो स्लोप निकाल लोगे, वो थीटा चाहिए था। तो अगर आप ये थीटा ना निकाल के वो थीटा निकालोगे तो कोई गुना है क्या? वो सेम ही तो है, ये 30 डिग्री तो अभी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो आप इस थीटा को तो भूल जाओ, आप उस ट्राइंगल में घुस जाओ, मुझे वो चाहिए। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, सो हाउ विल यू फाइंड टेन थीटा? तो टेल मी टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के लिहाज से? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। सो ए बी, इसको सी ले लूं तो अपोजिट साइड क्या है? बी सी, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या है? ए सी। अब सर बीसी की और एसी की लंबाई दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। बीसी और एसी की क्या चाहिए? दे दो, लंबाई दे दो, और लंबाई निकालते हैं अपन ने, कोऑर्डिनेट मार्क करना अभी पिछली क्लास में सीखा है कैसे, देखो ध्यान से। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 है तो टेल मी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट के? इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है तो इसके सीध में परपेंडिकुलर जो हम नीचे ड्रॉ करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बोलो। x1 x1 0, एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले y कोऑर्डिनेट का पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा ना, ये तो पैरेलल है ना, ये इससे जितना दूर है ये भी तो उससे उतना ही दूर है। तो अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 है तो इसका भी तो एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, और y कोऑर्डिनेट 0 क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे ला कर रहे हो, ऊपर ही नहीं उठे आप थोड़ा सा भी, समझ गए? सो टेल मी इसका क्या होगा? आप साक्षी आप बताना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2 0, वेरी गुड। कई बार क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं, काम नहीं आते, लेकिन एक बार सारे निकालते हैं। सी के बहुत इंपॉर्टेंट है, सी के निकालो। सी के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? देखो एक्स, ये इतना तो x2 है, इतना तो x2 है, ऊंचा कितना है? y1 है ना। अब आपको ये BC की वैल्यू नहीं आती क्या? टोटल ऊंचाई कितनी है? y2, ये ऊंचाई कितनी है? y1, तो y2 माइनस y1 ही BC की लंबाई होगी, टेल मी। ये BC की लंबाई यहां से लेके यहां तक, ये BC की लंबाई हो जाएगी y2 माइनस y1,
चलो ये भी तो लंबाई चाहिए। यहां से लेके यहां तक कितना है x2, और यहां से लेके यहां तक कितना है x1। सो x2 माइनस x1 होगी एसी की लंबाई। होगी या नहीं होगी बोलो। ये एसी की लंबाई हो जाएगी x2 माइनस x1। फॉर्मूला तैयार है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस। आगे का पता नहीं है, बाकी 12वीं तक तो ये फॉर्मूला आपका साथ नहीं छोड़ेगा। टेन थीटा से भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्लोप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्लोप निकालने के जो मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला मेथड टेन थीटा, पर उसके लिए थीटा होना चाहिए थी। दूसरा मेथड दो पॉइंट्स होने चाहिए लाइन पे लाए होने वाले, तो वो थीटा ना देकर ये वाला गिवन इन्फॉर्मेशन में ये वाली चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं, दो पॉइंट्स बजाय के थीटा। फॉर्मूला याद हुआ, सेकंड फॉर्मूला टू फाइंड द स्लोप, बोलो। y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। सिंपल सी भाषा में बात करें तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यही हमारा स्लोप है। क्लियर है। आगे चल के पता है क्या सीखेंगे अपन। ये स्लोप क्या है, एक तरीके से रेट ऑफ चेंज है। क्या है ये, क्लास 12th में रेट ऑफ चेंज मतलब x को जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा हूं तो x में जो डिफरेंस आया और y में जो डिफरेंस आया, इन दोनों का रेशियो ही तो है। y में कितना डिफरेंस आया, x में कितना डिफरेंस आया, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है। तो इस बात को हम रेट ऑफ चेंज ही तो बोलेंगे। डिफरेंस मतलब रेशियो मतलब रेट, और चेंज का रेट मतलब कितना, किस रेशियो से चीजें बदल रही हैं। तो बदलना क्या, y जब x3 था, लेट से y इतना था, अब x जब इतना हो गया तो y कितना है। तो ये गैप डिवाइडेड बाय ये गैप, इसको अपन रेट ऑफ चेंज ही तो बोलेंगे, और वही तो स्लोप है। पर चलो उसमें ज्यादा नहीं जाते, हाल फिलहाल तो स्लोप पे स्ट्रिक्ट हो। स्लोप का फॉर्मूला याद हुआ, दूसरा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसका ऑथेंटिक जो तरीका है लिखने का वो डिस्कस करते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, यही फिगर जो भी मैंने बनाया था करीब करीब यही होगा। हो सकता है कोई ABC पॉइंट इधर उधर हो गए हो, आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेंगे। देखो वही x1, 0 बताया आपने, इसको x2, 0 बताया, इसको x2, y1 बताया। ये गैप कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, ये गैप कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, डन। बढ़े आगे। ओके, पढ़े इसको, इसकी इंफॉर्मेशन को। लेट लाइन L ऑन ए 2D प्लेन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स A B। ये गलत लिखा, x1 y1 है यहाँ पे, x1 y1 नहीं है ना। x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, x1 y1 एंड x2 y2। नाउ ऑन एक्सटेंशन, जैसे एक्सटेंड करेंगे तो लाइन L जो है x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल थीटा बना रही है, बना रही है। ठीक है, विद एन एंगल ऑफ मैक्स एंगल ऑफ थीटा विद x एक्सिस। आगे बढ़े हम, तो एंगल BAC विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तभी भी बताया हमने। ट्राइंगल के अंदर एंट्री मारेंगे तो ये एंगल BAC ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो देखो आगे रीजन लिख दिया मैंने, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। नाउ स्लोप का फॉर्मूला तो वैसे ओरिजिनल फॉर्मूला तो वही होता था ना, टेन थीटा। टेन निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। भाई थीटा नहीं दोगे तो फिर ऐसे निकालूंगा, साइड्स के रेशियो से निकालूंगा, तो थीटा दे दो। अब BC की वैल्यू अभी अभी मैंने बताई, BC की वैल्यू BQ माइनस CQ, BQ माइनस CQ, और AC की वैल्यू RC माइनस RA, ऐसे ही निकालोगे। टोटल ऊंचाई कम ऊंचाई, टोटल गहराई कम गहराई, ऐसे तो निकालोगे। ठीक है। सो इसको जब आप फिगर के अंदर देखोगे तो BQ माइनस CQ विल बी y2 माइनस y1, और RC माइनस RA विल बी x2 माइनस x1। याद हुआ क्या, बोलो। सेकेंड वाली अप्रोच याद हुई, BQ माइनस, देखो BQ माइनस CQ, और ये क्या होगा, RC माइनस RA। ठीक है, क्लियर है। ये ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं x1 y1, ऐसे नहीं कि सर दिए हुए नहीं है, ऊपर दिए हुए। ठीक है, क्लियर है क्या। बढ़ूं क्या मैं आगे। ठीक है, दिस इज द मेन हेडिंग, चलते हैं हम आगे। यहाँ तक क्लियर है। टिल नाउ हमने स्लोप की परिभाषा सीखी और उसको निकालने के दो तरीके सीखे विथ एग्जैक्ट प्रूफ, और फिर कुछ रिजल्ट्स भी सीखेंगे। लाइन ऐसी हो तो स्लोप ऐसा होगा, लाइन वैसी हो तो स्लोप ऐसा होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग। अब ये बात तो वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी सुन। अगर दो लाइन पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है, क्या कहा मैंने, अगर दो लाइन क्या है, पैरेलल या परपेंडिकुलर,
तो उनके स्लोप में क्या रिश्ता होता है भाई? आज से अपन लाइन को उनके स्लोप से जानते हैं भैया, आज से अपन लाइन को उनके स्लोप से जानते हैं। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप में भी कनेक्शन होगा, क्योंकि उनकी परिभाषा है स्लोप से, और दो लाइन परपेंडिकुलर तो भी होगा। तो देखो ध्यान से, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों सेम ही एंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ। भाई अगर ये वाला एंगल बन रहा है θ1 और ये वाला एंगल बन रहा है θ2, तो क्या दोनों इक्वल नहीं होंगे क्या? अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो एक्स एक्सिस को ही ट्रांसवर्सल ले लो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगेन हो गए, तो उनका स्लोप इक्वल होगा। ये तो साफ साफ बात है। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो शॉर्ट में क्या याद रखना है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। आएगा कैसे वो भी बताते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? बराबर होगा। दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट हमेशा -1 के बराबर आएगा। वो कैसे आएगा वो देखते हैं। तो पहला केस उठा लिया मैंने। पहला केस क्या है? अगर ये लाइंस क्या है? पैरेलल है। तो देखो फिगर से समझ में आ गया है आपको, वैसे तो डिस्क्रिप्शन सुनो। लेट लाइंस L1 एंड L2 विथ स्लोप्स M1 एंड M2। दो लाइंस ले ली मैंने L1 एंड L2, उनके स्लोप्स ले लिए M1 एंड M2। L1 का M1, L2 का M2 आर पैरेलल टू ईच अदर। दैट मींस L1 लिखो ना, L1 इज पैरेलल टू L2। दैट मींस L1 is parallel to L2। अच्छा, दैट मींस L1 is parallel to L2। ठीक है। तो उनका जो इंक्लिनेशन है θ1 एंड θ2, इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस L1 एंड L2 जो कि θ1 एंड θ2 है, अगर L1 L2 से पैरेलल है, एक्स एक्सिस को ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, कर रही है, कर रही है, ये पैरेलल है, तो θ1 इक्वल टू θ2 हो जाएगा ऑइंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसा रीजन। तो अगर θ1 ही θ2 के बराबर है तो tan θ1 भी tan θ2 के बराबर है, इंक्लिनेशन ही सेम है तो स्लोप सेम आएगा। तो दोनों पे, दोनों साइड्स मैंने क्या करा, tan फंक्शन लगा दिया। तो tan θ1 इक्वल टू tan θ2। tan θ1 क्या माना जाएगा? पहली लाइन का स्लोप है ना M1, और tan θ2 क्या माना जाएगा? दूसरी लाइन का स्लोप है ना M2। अगर आपने लाइन L1 मानी है तो उसके इंक्लिनेशन को θ1, उसके स्लोप को M1। अगर आपने लाइन L2 मानी है तो उसके इंक्लिनेशन को θ2 और उसके स्लोप को M2 से मार्क करेंगे। कुल मिला के दोनों स्लोप इक्वल आ गए। समझ आया? पहला केस काफी सरल है और काफी कॉमन सेंस की बात है यार। जब लाइंस ही पैरेलल हैं तो एक्स एक्सिस के साथ इक्वल एंगल्स बनाएंगे तो स्लोप भी इक्वल होगा। तो काफी जाहिर सी बात है। ओके ना, चलते हैं हम आगे। इसका रिजल्ट आ गया, आ जाएगा हमारा कि L1 पैरेलल टू L2 गिव्स मी θ1 इक्वल टू θ2, गिव्स मी M1 इक्वल टू M2। अब इन तीन बातों के बीच में डबल वे इंक्लिनेशन साइन लगा हुआ, चेक करो। डबल वे इंक्लिनेशन साइन का मतलब है कभी भी इधर से इधर या इधर से इधर या इधर से इधर या इधर से इधर या पहले से तीसरे पे या तीसरे से पहले पे घूम सकते हैं अपन। लाइंस पैरेलल दे दी, ये बात कह सकते हैं। स्लोप इक्वल दे दी, लाइंस पैरेलल वाली बात कह सकते हैं। लाइंस स्लोप इक्वल है, इंक्लिनेशन इक्वल वाली बात कह सकते हैं। लाइंस पैरेलल है, इंक्लिनेशन इक्वल वाली बात कह सकते हैं। लाइंस पैरेलल है, सीधे स्लोप इक्वल वाली बात कह सकते हैं। स्लोप इक्वल है, सीधे लाइंस पैरेलल वाली बात कह सकते हैं। इसको कहते हैं टू वे रोड, एक होता है वन वे रोड। अभी तक अपन इंप्लाइज का साइन ऐसे लगाते थे, ये तो था वन वे रोड, आप यहां से यहां जा सकते हो लेकिन वापस नहीं आ सकते। अब ये है टू वे इम्प्लीकेशन। वो सिंगल वे इम्प्लीकेशन होता था, ये क्या होता था? टू वे इम्प्लीकेशन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। और इसको, ये तो हो गया मैथमेटिकल नाम इसका, टू वे इम्प्लीकेशन। इसका जो स्टेटमेंट रूप में नाम होता है वो पता है क्या होता है? इसको बोलते कैसे हैं, शायद सेट्स वाले चैप्टर में बताया मैंने, IFF इफ। और उसको और खोल के कहें तो इफ एंड ओनली इफ। IFF इफ एंड ओनली इफ, या ये वाला साइन, तीनों एक ही बात होती है। इसका मतलब होता है आप इधर से इधर और इधर से इधर दोनों बातें कह सकते हो। इसके बलबूते ये बात कही जा सकती है, इसके बलबूते वो बात कही जा सकती है, उल्टी। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। सेकंड केस है हमारा व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर लाइंस आ जाओ। अब ये इसका आंसर तो मैं आपको बता चुका हूं, क्या आएगा? इसके स्लोप्स का प्रोडक्ट आएगा माइनस पर। कैसे, हाउ? तो इस फिगर में, या फिगर दिख रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे, इस फिगर के हिसाब से समझते हैं। देखो पढ़ो एक बार। लेट लाइंस L1 एंड L2 ऑन ए 2D प्लेन, अभी 2D प्लेन की बात ही होगी पूरे चैप्टर में, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मींस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो इधर आओ, ये L1 दिख रही है आपको? थी तो वैसे ड्रॉन तो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, मैंने आगे एक्सटेंड कर दी। फिर ये L2 दिख रही है आपको? थी तो यहाँ तक, लेकिन मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। L1 और L2 लेट से ए पे टकरा रहे हैं। L1 आगे एक्स एक्सिस से बी पे टकरा रहा है,
L2 आगे एक्स एक्सिस से लेट से सी पे टकरा रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब अगर आप कहते हो कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये कह लो या ये कह लो या ये कह लो, चारों एंगल 90 डिग्री होंगे, परपेंडिकुलर है ना भाई। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, होगा एंगल BSC, होगा, होगा। ओके। अब ये वाली लाइन अगर L1 है तो इसका इंक्लिनेशन थीटा 1 रख लिया हमने, इंक्लिनेशन मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है जो एंगल बना रही है। और ये वाली लाइन अगर L2 है तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस आती है, ऑब्ट्यूज इंक्लिनेशन बना रही है, ऑब्ट्यूज एंगल के फॉर्म में, उसको थीटा 2 कहना पड़ेगा। ये L1 है तो इसको थीटा 1, ये L2 है तो थीटा 2 कहना पड़ेगा। अब आप सोचो कि थीटा 2 का थीटा 1 से क्या कनेक्शन है। तो आपने बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी एक्सटर्नल एंगल की, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स पढ़ी है। एक ट्राइंगल है, मैं इसको एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर दूं तो इसकी वैल्यू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर आती है, आती है। तो ये क्या, यही लॉजिक इधर अप्लाई करो। वो थीटा 2 उस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है तो इसकी वैल्यू थीटा 1 प्लस 90 के बराबर होगी, होगी, होगी। ठीक है, वेरी गुड। क्या कहा आपने, थीटा 2 किसके बराबर है, फिर से बोलो। थीटा 1 प्लस 90 इक्वल टू थीटा 2, ऐसा कहना चाह रहे हो? क्या मैं दोनों पे टेन फंक्शन लगा दूं, लगाऊं? ठीक है। अब 90 प्लस थीटा क्या होता है, टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना हायर लेवल में, चैप्टर नंबर 3 में। बोलो साक्षी, टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है? नहीं पता? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यस वेरी गुड। लेकिन 90 से कंपैरिजन करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप के साथ वो कॉट बन जाएगा। जब जब अपन 90 और 270 से कंपेयर करते हैं, π/2 एंड 3π/2 से कंपेयर करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन हो जाता है, साइन कॉस में कॉस साइन में, कॉस एक्स एक्स में सेक कॉस में, टेन कॉट में और कॉट टेन में। जब अपन जीरो और पाए से कंपेयर करते हैं तो वो चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन इन दोनों से साउथ पोल नॉर्थ पोल से जब कंपेरिजन करते हैं चेंजेस आ जाते हैं, ईस्ट पोल वेस्ट पोल से चेंजेस नहीं आते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव। पर टेन के हिसाब से सोचना है या कॉट के हिसाब से सोचना है, टेन के हिसाब से। सो टेन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। कॉट के हिसाब से सोचना है, बोलो, और सोच लो एक बार। टेन के हिसाब से सोचना क्योंकि ओरिजिनल एंगल तो टेन है। तो कुल मिला के, वैसे तो कॉट भी नेगेटिव ही होता है, टेन और कॉट दोनों ही नेगेटिव होते हैं सेकंड वन। तो कुल मिला के ये -tan θ1 हुआ क्या, 90 प्लस थीटा, ओ सॉरी माइनस कॉट, कन्वर्ट तो करूं मैं, -cot θ1 हुआ क्या बताओ। और इधर क्या हुआ मेरे पास, tan θ2 हो गया। अब अगेन कॉट को टेन में बदलने का मतलब है माइनस तो लगेगा ही लगेगा, -1/tan θ1, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इक्वल टू tan θ2। एक बार tan θ1 को उधर लेके आओ तो -1 इक्वल टू tan θ1 मल्टीप्लाइड बाय tan θ2। This is m1, this is m2, product of the slopes of two lines will be equal to -1 if the lines are perpendicular to each other। रिजल्ट समझ में आया? यही रिजल्ट हम यूज करेंगे दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के केस में, इसका तीसरा और आखिरी फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है, तो पढ़ें इसको हम एक बार। सो एंगल BAC 90 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल θ2 क्या निकलेगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स मतलब 90 प्लस θ1, देन दोनों पे 10 लगा दिया मैंने, θ2 पे भी 10 लगा दिया, एंड इस पूरे एंगल पे भी मैंने क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। तो ये तो हो गया -cot θ1, -cot θ1 को अगेन 10 में कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि हमको स्लोप तो 10 में पता है। तो ये हो जाएगा -1/tan θ1, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा इसी फॉर्म में लिख दो, या तो tan θ2 को m2, tan θ2 को m2, tan θ1 को m1, तो m2 इक्वल टू -1/m1, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। और इसमें भी बोथ वे इम्प्लीकेशन चलेगा हर जगह। अगर लाइन L1 L2 से परपेंडिकुलर है तो आप उससे ये बात कह सकते हो कि m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 है, और अगर ये बात गिवन है तो उससे ये बात भी कह सकते हो, इससे ये बात और इससे ये बात की डबल वे इम्प्लीकेशन, इसका साइन इसमें भी लगा हुआ है। क्लियर है सारी बातें, दोनों केसेस क्लियर हैं? बोलो, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, क्या कनेक्शन होता है? थीटा, θ1 θ2 तो इंक्लिनेशन है, स्लोप में क्या, स्लोप्स भी इक्वल, थीटा और इंक्लिनेशन भी इक्वल। बट देखो इंक्लिनेशन तो बीच की कड़ी है स्लोप तक जोड़ने की, फाइनल रिजल्ट स्लोप है ना। तो डायरेक्ट याद ऐसे रखना है कि लाइंस पैरेलल स्लोप्स इक्वल।
अब वहां तक पहुंचने से पहले अपने को θ1 इक्वल टू θ2 करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। ठीक है ना। अब देखो इसमें कहीं थीटा और θ1 θ2 का जिक्र है क्या? तो इसमें से डायरेक्ट कोई कनेक्शन ही निकल गया है। लाइन से स्लोप एंड स्लोप से लाइन का कनेक्शन है बस। एंड लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो क्या कनेक्शन होगा कि दोनों लाइंस का प्रोडक्ट, स्लोप्स का प्रोडक्ट, दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल टू हमेशा क्या आएगा? -1। यहाँ तक क्लियर है? सेम टू सेम लॉजिक यूज करेंगे। मेरे को किसी ने कहा कि दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल के बताओ, दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल के बताओ। कैसे? अगर स्लोप गिवन है। क्या कहा मैंने? अगर स्लोप गिवन है तो दो लाइंस के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले ही फिगर में ये वाला एंगल मिसिंग होता जो गिवन है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री गिवन है ना, ये दो लाइन के बीच का एंगल है या नहीं बताओ? यही तो है दो लाइन के बीच का एंगल। ये वाला एंगल मिसिंग होता और ये दोनों स्लोप गिवन होते, मतलब इंक्लिनेशन गिवन होता तो स्लोप भी गिवन होता, तो वो कैसे निकालते हैं? तो वो कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनो। मान लो ये θ1 है, ये θ2 है, इसको ले लो एक बार के लिए अल्फा। तो आपको अल्फा चाहिए। टेल मी वन थिंग, अल्फा इक्वल टू θ2 माइनस θ1 नहीं होगा क्या? भाई इन दोनों का सम ये है तो उसकी वैल्यू θ2 में से θ1 एक्सटीरियर में से इंटीरियर माइनस करके आएगी। दोनों जगह 10 लगा दूं, दोनों जगह क्या लगा दूं? 10। तो 10 अल्फा इक्वल टू 10 ऑफ θ2 माइनस θ1। अब मुझे बताओ 10 ऑफ a माइनस b क्या होता है? अपने प्रॉपर्टीज भी पढ़िए, पढ़िए क्या होता है बताओ। 10 ऑफ a माइनस b क्या होता है? वो तो नीचे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर तो बोलो। 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b। ठीक है। सो 10θ2 माइनस 10θ1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10θ2। 10θ2 क्या बनेगा? m1 m2 मतलब। तो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। और इस पूरे का tan इनवर्स लगेगा, तब जाके वो अल्फा निकल के आएगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ऑथेंटिक तरीके से देख लो ये सारा तामझाम। एंगल बिटवीन टू लाइंस, कॉन्सेप्ट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन देयर स्लोप्स आर गिवन। तो वही सेम फॉर्मूला। अच्छा, इस तरीके से जो एंगल निकालोगे, इस फॉर्मूले से जो आप एंगल निकालोगे, उसमें वो एंगल हमेशा एक्यूट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? एक्यूट एंगल निकालने का फॉर्मूला ही है। ये किसका फॉर्मूला है? एक्यूट एंगल। क्योंकि दो लाइन के बीच में एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनता है हमेशा। दो लाइन के बीच में हमेशा एक ही एंगल थोड़ा ना बनता है, दो एंगल बनते हैं, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। या तो परपेंडिकुलर है तो फिर 90 90, और परपेंडिकुलर नहीं है तो एक एक्यूट। तो इस फॉर्मूले से जो एंगल निकलेगा, जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले से एक्यूट एंगल निकलेगा। किसने कहा मुझे तो ऑब्ट्यूज चाहिए? अरे तो 180 से घटा देना। पहले एक्यूट निकाल ले, फिर उसको 180 से घटा देना। ठीक है। सो वही ये दोनों लाइंस आगे लिया है मैं, L2 का θ2, L1 का θ1, और इन दोनों के बीच का एंगल जैसे अभी मैंने डेमो दिया था तो अल्फा रखा था, इन्होंने थीटा रख दिया। अब ये थीटा चाहिए आपको, थीटा चाहिए। ठीक है। सो थीटा की वैल्यू θ1 माइनस θ2। उस मैंने मेरे वाले केस में बाहर 2 रखा था, इधर 1 रखा था, इन्होंने इधर 1 रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से तो। ठीक है ना। सो एक्सटीरियर एंगल, लेट लाइंस L1 एंड L2 विद स्लोप्स m1 एंड m2 मेक एक्यूट एंगल थीटा विद ईच अदर, सो एंगल BAC इक्वल टू थीटा। देखो, मानना ये है कि वो एक्यूट एंगल बना रही है, तभी फॉर्मूला क्रिएट होगा। ओके ना। और ऑब्ट्यूज पूछे तो फिर पहले एक्यूट निकाल के 180 से माइनस करना, दैट्स इट, है ना। सो कहाँ गया? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, सो एक्सटीरियर एंगल θ1 जो है वो क्या होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम। तो इस थीटा की वैल्यू चाहिए आपको, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर, दोनों पे 10 लगा दिया और tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगा दिया। tan a माइनस 10b 1 प्लस 10 a 10b। tan θ1 m1, tan θ2 m2, tan θ1 m1, tan θ2 m2। फॉर्मूला पे क्या बन गया बोलो? m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। ये tan थीटा की वैल्यू होगी। ये किसकी वैल्यू होगी? tan थीटा की। अब अगर आपको थीटा चाहिए होगा तो दो ऑप्शन है, या तो पहले आप इसको सॉल्व कर दो, है ना, और फिर सोचो कि ये जो वैल्यू आई वो 10 में कब आती है। और नहीं तो अगर आप 11th क्लास में आ गए हो तो आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स लगा दो इसका। ठीक है। वन मोर थिंग, इन केस ये वाली वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, इन केस ये वाली वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो आप उस पे मॉडुलस लगा दोगे। क्यों? सवाल है मेरा भाई, क्यों लगाया मॉडुलस? इसलिए लगाएं क्योंकि अभी सुनो, एक्सटीरियर एंगल माइनस इंटीरियर एंगल किया तो एक्यूट एंगल निकल के आया। लेकिन ऐसा फिक्स है क्या? ऐसा हो सकता है ना, एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर किया तो ऑब्ट्यूज एंगल निकल के आ जाए? ऐसा हो सकता है ना। तो उस केस में ये सॉल्यूशन एक नेगेटिव वैल्यू देगा,
ये सॉल्यूशन नेगेटिव वैल्यू देगा तो इस फॉर्मूला से अगर आप जो एंगल निकालेंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल निकलेगा। क्या निकलेगा? ऑब्ट्यूज। जबकि हम पहले एक्यूट निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं हम? एक्यूट। तो एक्यूट निकालने के उपलक्ष्य से हम इसको हमेशा पॉजिटिव रहने देंगे, इसको नेगेटिव बदलने ही नहीं देंगे। चाहे से एक्सटीरियर बड़ा हो, इंटीरियर बड़ा छोटा हो, या इंटीरियर बड़ा हो एक्सटीरियर छोटा हो, कुछ भी हो, हम डिफरेंस करके उसमें से नेगेटिविटी साइन को हटा देंगे। तो ये वाली साइन, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, इस वाली वैल्यू पॉजिटिव मिलने का मतलब है थीटा हर हाल में एक्यूट मिलेगा, क्योंकि हमको फॉर्मूला एक्यूट एंगल निकालने का तैयार करना है, ऑब्ट्यूज एंगल निकालने का तैयार नहीं करना है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल निकालना भी पड़ रहा है कहीं पर भी तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस का फॉर्मूला बन गया 180 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल। पहले उस एक्यूट एंगल निकाल लेंगे इस तरीके से, और उसको 180 से माइनस करके ही हम ऑब्ट्यूज निकालेंगे, डायरेक्ट उस फॉर्मूले में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। समझ गए क्या? अगर अंदर ऑब्ट्यूज हो तो बाहर एक्यूट, अगर अंदर ऑब्ट्यूज हो तो बाहर एक्यूट, होगा नहीं होगा? सोचो जरा। अब अगर बाहर, अंदर ऑब्ट्यूज बाहर एक्यूट, तो जो डिफरेंस करेंगे वो नेगेटिव आएगा, तो उसका मॉडुलस ले लिया तो वापस पॉजिटिव हो गया। देखो ये एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल तो गिवन है, ये एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स तो क्या है? गिवन है। आप उस वाले एंगल की बात कर रहे हो थीटा। देखो अगर लाइंस ऐसे है, हाँ जाओ, देखो मान लो लाइंस ऐसे है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल है। अब अगर आप इस ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू निकालोगे और वो मान लो थीटा 1 माइनस थीटा 2, मान लो ये एक्यूट निकल के आई, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इन केस ये ऑब्ट्यूज निकल के आई, निकल के, तो ऑब्ट्यूज एंगल पे जब आप मॉडुलस लगा दोगे तो वो वापस एक्यूट बन जाएगा। यानी कि ये वाला एंगल ना निकल के ये वाला एंगल निकल जाएगा। ये भी तो इन्हीं दोनों लाइन के बीच का एंगल है, ये भी तो इन्हीं दोनों लाइन के बीच का एंगल है। सो फर्स्ट इंप्रेशन में हम हमेशा एक्यूट एंगल निकालते हैं, चाहे इधर बन रहा हो, उधर बन रहा हो, इधर बन रहा हो, उधर बन रहा हो, कहीं भी बन रहा हो। एंगल बिटवीन टू लाइंस किसी ने पूछा तो हम सिंपली एक्यूट एंगल ही बताएंगे। यही पहला इंप्रेशन कहता है, क्योंकि हमने स्टार्ट जब एंगल्स पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले एक्यूट एंगल ही तो पढ़ना स्टार्ट किया। लेट से मेरे को एक चीज बताओ साक्षी, ये एंगल बनाया मैंने, मैंने कहा इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालो, तो आप ये एंगल निकालोगे या इसका रिफ्लेक्स निकालोगे? यही निकालोगे, एक्यूट ही निकालोगे ना। क्यों? है तो वो भी एंगल इन दोनों लाइन के बीच का, लेकिन वो तो अगली बात हो गई ना। तो सिमिलरली हमसे दो लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल पूछा है, आपकी नजर ऑब्ट्यूज पे जा रही है, नजर हटा लो, पहले एक्यूट निकालो। पहले क्या निकालो? एक्यूट निकालो। और एक्यूट इस फॉर्मूले से हमेशा एक्यूट निकलेगा, बिकॉज यू हैव पुट ए मॉडुलस साइन। मॉडुलस साइन लगने के बाद ये एंगल हमेशा एक्यूट एंगल ही निकल के आएगा। आपको ऑब्ट्यूज अगर क्वेश्चन में आगे होके पूछा गया है तो यू विल डू वन थिंग, 180 में से एक्यूट एंगल को माइनस कर, उस फॉर्मूले से छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऐसा नहीं ऑब्ट्यूज निकालना है तो सर मैंने इसको M2, कई बच्चे कर देते हैं M2 माइनस M1 कर दो, इसका नेगेटिव ले लो। अरे क्यों कर रहे हो इतनी माथाफोड़ी? आप इसको एक्यूट ही रहने दो, एक ही फॉर्मूला याद करो, दो दो फॉर्मूले क्यों याद रखते हो? ठीक है, क्लियर है सारी बातें? नो डाउट्स एट ऑल? ठीक है, सो लास्ट कॉन्सेप्ट देख लो, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स यूजिंग स्लोप्स। कॉन्सेप्ट नाम का नाम पढ़ो और बताओ समझ में आया? कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है? देखो हर चीज अब स्लोप्स की मदद से चल रही है, दो लाइन के बीच का एंगल भी स्लोप की मदद से निकाला हमने, निकाला ना। दो लाइन के रिलेशनशिप स्लोप के रिलेशनशिप से कंपेयर किया। तो अब कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स चेक करेंगे स्लोप की मदद से। कोलिनियरिटी का मतलब होता है एक ही लाइन पे लाई करना, को लीनियरिटी, लीनियर, लीनियर में लाइन निकल के आ रहा है, आ रहा है। और को मतलब कॉमन, या एक ही एक ही लाइन पे लाई करना। तो तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चेक हमको स्लोप से करना है। उनके स्लोप गिवन है, उस लाइन का स्लोप गिवन है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? समझ आया? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? कैसे चेक करेंगे? हम क्या करेंगे, देखो हमको 3 पॉइंट्स गिवन है, पहले शॉर्ट में समझो। हमको 3 पॉइंट्स गिवन है, ए कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देन बी, देन सी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक बार के लिए मान लेंगे कि ये कोलिनियर नहीं है, अलग अलग है। भाई ए कहीं है, बी कहीं, ऐसे मान लेता हूँ सी इनकी सीध में नहीं है, सी इनकी सीध में नहीं है, सी यहाँ है, सी कहीं नीचे है, ये कोलिनियर नहीं है। मतलब उस अप्रोच से सोचेंगे कि ये कोलिनियर है ही नहीं, कोई बात नहीं, दो पॉइंट्स तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं।
कहीं पर भी मार्क कर लो, उनसे स्ट्रेट लाइन तो बनी जाएगी। सो मैं ए से लेके बी तक एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, और मैं बी से लेके सी तक भी एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, ये सुनो। ओके, अब अगर ये 2 पॉइंट्स गिवन है ए और बी, तो उसका स्लोप निकल जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी निकल जाएगा। ठीक है, आप निकाल लोगे एक जगह स्लोप ऑफ ए बी। और फिर इस लाइन के लिहाज से देखो तो बी और सी गिवन है, अगेन 2 पॉइंट्स गिवन है, तो स्लोप ऑफ बी सी भी निकल जाएगा, निकल जाएगा। बोलो, अगर ये दोनों स्लोप बराबर आ जाए, आप स्लोप निकालोगे, आप 3 पॉइंट से 2 स्लोप निकालोगे। अगर ये 2 स्लोप्स क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है कि ए बी पैरेलल बी सी, अभी अभी सीखा है आपने। अब ए बी पैरेलल बी सी है, तो बी तो कॉमन है दोनों में, दैट मीन्स ये दोनों लाइन अलग अलग नहीं है, एक ही सीध में है। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी विल प्रूव कि ए बी सी आर कॉलिनियर। समझ में आया? थोड़ा सा अजीबोगरीब वाला तरीका है, बट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का कि आप स्लोप से ही पता लगाओ। नहीं तो एक और तरीका पता लगाने का कॉलिनियरिटी, पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे सरल तो वही है। आप क्या करो, आपको ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल लो, फॉर्मूला से निकालना जानते हो ना, अभी रिवीजन में सीखा है अपन ने। अगर एरिया 0 आया तो ये कोलिनियर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से ट्राइंगल का एरिया 0 बनेगा। और एरिया 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। सबसे सरल तरीका तो आज भी यही है, और ये 10th क्लास में भी था। आपके कट गया था उसका कुछ नहीं कह सकते, आपके नहीं कटा था तो था शायद उसमें, है ना, चौथा पांचवा क्वेश्चन था तीसरी एक्सरसाइज में, कि आप पता लगाओ कि एबीसी कोलिनियर है या नहीं है। तो आपने कैसे पता लगाया था, आपने एबीसी को एक ट्रायंगल मान लिया था, उसका एरिया निकाल लिया था। आज भी सबसे अच्छा तरीका मैं तो इसी को मानता हूँ, बट भाई साहब उसी ने आगे होकर कहा कि भाई साहब स्लोप से ही पता लगाओ। तो अब क्या करें, हम क्या करेंगे, ए बी का स्लोप निकाल लेंगे, बीसी का स्लोप निकाल लेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वल करते हम कह देंगे दोनों पैरेलल है। पैरेलल होने के बाद अगर दो लाइन पैरेलल है और एक पॉइंट कॉमन है, दैट मीन्स पैरेलल तो ऐसे भी होती है, पैरेलल ऐसे भी होती है, पैरेलल ऐसे भी होती है, और पैरेलल तो ऐसे भी होंगी ना। तो ये पॉइंट कॉमन है, मतलब जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है, तो एबीसी कोलिनियर है। समझ आया? पढ़ लेते हैं, एंड दिस विल बी द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे, बाकी हम कल देखेंगे। वी नो दैट वी नो दैट इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो अगर ए बी पैरेलल सी डी होता तो M1 इक्वल टू M2 होता। जैसे ये ए बी, ये सी डी पैरेलल है, तो M1 और M2 इक्वल होता। अब ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, दो लाइन्स पैरेलल भी हैं और उनके बीच में एक पॉइंट भी कॉमन है, दैट मीन्स वो दो लाइन्स कोइंसिडेंट है, और वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। कोइंसिडेंट मतलब लाइन के ऊपर लाइन होता है ना, समझ गए? दो लाइन्स पैरेलल भी हैं, साथ में पॉइंट भी कॉमन है, ये दोनों बातें हैं। दैट मीन्स वो दोनों लाइन्स पैरेलल नहीं है, कोइंसिडेंट हैं, और वो तीनों चारों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। ओके, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल विद अ पॉइंट कॉमन इन बिटवीन देम, द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन्स आर कोलिनियर। ओके, सो हम क्या करेंगे, अगर ए बी का स्लोप M1 है और अब BC ले लेंगे, पहले तो हमने समझाने के लिए तो CD लिया, यहाँ पे समझाने के लिए, ऊपर समझाने के लिए तो क्या लिया, AB और CD, कोई पॉइंट कॉमन नहीं रखा, ABCD कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रखा। लेकिन अब क्या करेंगे, हम एक पॉइंट कॉमन रख लेंगे, रख लिया। और अब अगर B इज द कॉमन पॉइंट इन बिटवीन देम, साथ में स्लोप भी इक्वल, लाइंस भी पैरेलल, कॉमन पॉइंट भी आ जाए, सो कंक्लूजन क्या निकलेगा इन सारी बातों का, पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। तो किसी ने कहा 3 पॉइंट्स को कोलिनियरिटी प्रूव करो, दो बातें कर लो, पहले तो दो बातें कर लो। क्या कर लो, उसमें से एक पॉइंट, कोई सा आपको जरूरी नहीं है बी लो, आप ए भी कॉमन ले सकते हो, आप सी भी कॉमन, जो आपकी मर्जी है, आप एक पॉइंट कॉमन ले लो और दो लाइंस बना लो, ए बी बी सी या बी ए सी या ए सी बी सी। एक पॉइंट कॉमन लेके दो लाइंस बना लो, जो आपके मन में है, उनका स्लोप निकालो। स्लोप इक्वल आ जाए तो पॉइंट कॉमन आपने लिया था, स्लोप इक्वल आ गया, लाइंस पैरेलल, पॉइंट कॉमन, दैट मींस दे आर कोलिनियर। और अगर ये ना है, स्लोप इक्वल ना है, तो फिर कोलिनियर नहीं है। अगर स्लोप इक्वल ना है तो कोलिनियर हरगिज नहीं। ठीक है, दैट इज इट। तो क्या क्या सीखा आज, स्लोप की डेफिनेशन दो तरीके से, व्हेन द इंक्लिनेशन इज गिवन, सेकंड थिंग व्हेन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन आर गिवन। थर्ड थिंग क्या सीखी हमने, अगर स्लोप, अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप्स कैसा होता है, और लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हमने दो लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल निकालने का फॉर्मूला तैयार किया, जो कि क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस M1 - M2 डिवाइडेड बाय 1 + M1 M2, यही होगा। और इन केस ऑब्ट्यूस निकालना पड़े तो 180 में से माइनस कर देना। एंड द लास्ट थिंग व्हिच वी स्टडीड इज कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स यूजिंग स्लोप्स। कैसे निकालेंगे, हम एक पॉइंट कॉमन लेके दो लाइंस बना लेंगे, दो लाइंस का स्लोप अगर इक्वल आ जाए तो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, अदरवाइज दे आर नॉट। डन। ओके, तो कॉन्सेप्ट तो अभी एक्सरसाइज 1 के और बचते हैं, ऐसा नहीं कि कल एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे हम,
नहीं कर देंगे, सॉरी कर देंगे, हो गया। एक्सरसाइज 1 का कॉन्सेप्ट सारा हो गया, कल अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ द लाइन अगली एक्सरसाइज का पार्ट है, ठीक है। एक बार आप ये भी देख लेना कुछ चीज ओमिटेड तो नहीं है आज की तारीख में, सारे बच्चे यू ऑल्सो, कि ऐसा ना हो कि हम कुछ ओमिटेड चीज पढ़ लें, पहले हम सारी चीजें वो कवर करेंगे हमारे कोर्स में। हालांकि आज का जो पोर्शन था उसमें से तो कुछ ओमिटेड होता भी तो भी मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि इंपॉर्टेंस ही इतनी है आज वाले पोर्शन की। कुछ कॉन्सेप्ट तो इस चैप्टर में ऐसे आएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, अगर ओमिटेड होगा तो भी पढ़ाएंगे, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत आएगी। तो कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी आप एक बार चेक कर लेना कुछ छूटा तो नहीं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। चेक ही कर लो, देखो स्लोप ऑफ ए लाइन, देन एक बार बस एक सेकंड रुक जाओ। ये आ गया आपका पैरेलल और परपेंडिकुलर होना, कवर कर लिया हमने। देन आ जाओ, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस, नहीं परपेंडिकुलर वाला केस है तो एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला केस, इधर आ जाओ। एंगल बिटवीन टू लाइंस और कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ओके, देखो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी अगर इक्वल आ जाए तो बी तो कॉमन है ना दोनों में, दैट मीन्स ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। नेक्स्ट, नहीं है नेक्स्ट, सीधे एक्सरसाइज, ठीक है ना। चलो जाओ, कल एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।